वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी की कहानी सास सास पर पहरा बैठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेज प्रसाद बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? मैं मिसेज सरन बोल रही हूँ, पहचाना? मैंने तुरंत ही पहचान लिया था, पर उस आवाज़ ने जैसे अंतस की सारी मिठास ही सोख ली थी। अत्यंत रूखे ही लहजे में मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं मिनी की मम्मी बोल रही हूँ। इस नाम के उल्लेख से तो रहा सहा सौजन्य भी समाप्त हो गया। मैंने पूछा, कहिए कैसे याद किया? आपका बेटा, मेरा मतलब है डॉक्टर अजय से अपॉइंटमेंट लेना था। घर पर देख तो लेते हैं ना? एक बार बेटा और फिर देख तो लेते हैं ना। साफ जाहिर था कि महिला काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। मैंने उसके असमंजस का लुत्फ उठाते हुए कहा, वैसे घर पर देखता तो नहीं है, पर आप आ जाइए, आपको देख लेगा। दरअसल मिनी आजकल यहाँ आई हुई है, उसे ही चेकअप करवाना था। अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मैंने एहसान सा जताते हुए कहा, आ जाइएगा, लेकिन पहले फ़ोन ज़रूर कर लें, अक्सर विजिट पर निकल जाता है। फ़ोन रखने के बाद मैं कितनी देर तक उसे घूरती हुई बैठी रही। वह प्रसंग याद आया जब पहली बार यह आवाज़ सुनी थी। उन दिनों ना तो यह बंगला था, ना ही हमारे घर में फ़ोन था। हम लोग शिवाजी नगर में सरकारी क्वार्टर में रहते थे। पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ फ़ोन था, पर हमने जिसे भी नंबर दे रखा था यह जता दिया था कि केवल इमरजेंसी में ही फ़ोन करे और केवल मैसेज दे, बुलाने का झंझट ना रखे। इसलिए उस दिन जब पड़ोस की नीतू ने आकर बताया कि आंटी आपका फ़ोन है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। कोई मिसेज सरन बोल रही हैं, यह जानकर तो मैं और भी आश्चर्य में पड़ गई। इसी सोच में डूबी डूबी मैं उसके पीछे चल दी। मिसेज शर्मा अपनी बुनाई लेकर बरामदे में विराजमान थीं और उस घर की प्रथा के अनुसार फ़ोन भी मुझे वहीं लाकर थमा दिया गया था। हेलो, मैंने कांपती सी आवाज़ में कहा। हेलो, कौन? मिसेज प्रसाद बोल रही है? उधर से एक दबंग सी आवाज़ आई। मैं मिसेज सरन बोल रही हूँ। जी, मैंने पहचाना नहीं। मैं मृणालिनी की मम्मी बोल रही हूँ। मृणालिनी कौन? आपके बेटे के साथ पढ़ती है, आपके घर भी अक्सर आती रहती है शायद। कौन? मिनी? जी, उसका नाम मृणालिनी है। यह बात कुछ इस तरह ठोक बजाकर कही गई कि दोबारा मैं उसे मिनी कहने का साहस ना करूं। आप बता सकती हैं आपका बेटा आज कहाँ गया है? शायद भोजपुर जाने की बात थी। कौन कौन गया है? शायद पूरी क्लास ही गई है। मोटरसाइकिल से गया है? यहाँ से तो मोटरसाइकिल पर ही गया है। शायद बस करने की बात थी, पर बस के लिए कहाँ इकट्ठे होना है यह मुझे मालूम नहीं है। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि वहाँ से फ़ोन रख दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा। अपनी बात ख़त्म करते ही मैं फ़ोन रखने वाली थी, पर वे बाजी मार गई। हताश होकर पलटी तो देखा, अपनी बुनाई मुलतवी करके मिसेज शर्मा फ़ोन पर कान दिए बैठी हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता फूट पड़ रही थी। उनके सामने कुछ तो कहना ही था। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। अरे, तुम बाहर जा रही हो तो घर पर ठीक से तो बता कर जाओ। माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं। मिसेज शर्मा के सामने तो मैंने अभिनय कर लिया, पर घर पहुंचने पर वह अपमान फिर मुझे सालने लगा। कानों में वही आवाज़ गूंजने लगा जैसे मुझे कटघरे में खड़ा करके भी क्रॉस एग्जामिन कर रही हैं। मैं इस कदर जली भुनी बैठी थी कि अजय के लौटने पर उसे पानी भी पीने ना दिया जाए और शुरू हो जाऊं। वो तुम्हारी मिनी की मम्मी का फ़ोन आया था। अजय के आते ही मैंने कहा। क्या कह रही थी? दुनिया भर के सवाल पूछ रही थी। ये लोग कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, साथ में कौन कौन है, क्या मिनी घर पर कुछ भी बताकर नहीं जाती? अजीब बेवकूफ़ औरत है। अजय, मैंने डपटा।
तुम किसी की माँ के बारे में कैसे बात कर रहे हो? सॉरी मम्मा, पर मेरे सामने मिनी ने उन्हें सारे डिटेल्स बताए थे। कह रही थी ये 5वीं बार सब कुछ पूछा जा रहा है। तो क्या तुम उसके घर गए थे? हाँ, उसने कहा था मुझे पिकअप कर लेना। वहीं से हम गर्ल्स हॉस्टल गए थे। तभी तो उनका माथा ठनका होगा, सोचा होगा दोनों ही अकेले ही कहीं निकल गए हैं। पर जो कुछ भी कहना सुनना था अपनी बेटी से कहती। मुझ पर रोब झाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेटी पर तो बस चलता नहीं है, दूसरों पर धूस जमाती है। इस औरत का दूसरा फ़ोन तो और भी अप्रतिकर था। आज भी याद आती है तो इस अपमान से मेरा बदन जलने लगता है। उस समय तक मिनी मेरे घर में ही नहीं, मेरे मन में भी रच बस गई थी। उसके लिए कार्डिगन बुनते बुनते मैं बहुत महीन सपने बुनने लगी थी। अब मेरे घर में उसकी पसंद का खाना बनने लगा था, उसकी पसंद के अचार बनने लगे थे। एक दिन अजय ने शिकायत कर दी थी, मम्मा ये भुक्कड़ लड़की मेरा सारा टिफ़िन चट कर जाती है। तब से मैं अजय को बड़ा सा टिफ़िन देने लगी थी। उसमें आलू के, मेथी के, गोभी के, मूली के पराठे बदल बदल कर देती। तीज त्योहार पर उसके हिस्से की मिठाई भी रखती। बाजार जाती तो उसके नाप की चूड़ियाँ ले आती या बालों में बांधने के लिए नई नई चीज़ें ले आती। कभी उसके लिए रुमाल का सेट या मीठी सुपारी के पैकेट्स। अपनी मनपसंद चीज़ें पाकर वह बच्चों की तरह किलकारी भरती और मेरी खुशी का पारावार ना रहता। एक दो बार अजय ने भी कहा, मम्मा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? फालतू फिलॉसफी बखारने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे डपट देती। भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अब वही शौक़ पूरा कर रही हूँ, बस इसमें ज़्यादा और कम की क्या बात है। इस बार लेकिन ज़रा अति हो ही गई। भतीजे की शादी में मैं हैदराबाद जा रही थी तो मिनी ने हैदराबादी मोतियों की फरमाइश कर दी। मैं तो निहाल हो गई। अपने गुप्त खजाने से मैंने पैसे निकाल लिए और श्रीमान जी से छुपाकर एक प्यारा सा सेट खरीद लिया। घर लौटते ही मैंने अजय को अपनी सौगात दिखाई। वह निर्लिप्त भाव से देखा और रख दिया। वैसे भी लड़कों को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर मेरा उत्साह तो फूट पड़ रहा था। मैंने कहा मिनी के लिए है। क्या? वह बुरी तरह चौंका। और क्या, तुम क्या समझे ये झुमके मैं पहनूंगी? मम्मा, उसने गंभीर होकर कहा, उसके लिए इतने पैसे फूकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने पैसे कहाँ फूके हैं, कोई बहुत महंगा थोड़े ही है। तब तो और भी। तुम समझती नहीं हो मम्मा, ये बहुत बड़े लोग हैं। तुम्हारे ये पसीने की कमाई वहाँ 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी। इधर उधर फिरती फिरेगी। वह मजाक में कुछ कह देती है और तुम उसे पकड़ कर बैठ जाती हो। खाने पीने तक तो सब ठीक है, बट दिस इज़ टू मच। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप वह सेट उठाकर रख दिया और अवसर की प्रतीक्षा करती रही। मुझे ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ा। एक दिन मिनी ने आकर मेरे पाँव छुए, बोले, आंटी आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। मैंने तुरंत वह सेट लाकर उसके हाथों में थमा दिया। उसने डब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हर्ष और विस्मय से भर उठी। ओह आंटी, यू आर सो स्वीट, उसने कहा और फ़ौरन मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर पहनने लगी। 3 ही चीज़ें थी, हार, कंगन, झुमके, पर पहनते ही जैसे उसका रूप और भी निखर आया हो। वह मुग्ध होकर अपना ही प्रतिबिंब निहारती रही। वह कमनीय रूप रात भर मेरी आंखों में तैरता रहा। मेरे सपनों को आनंद से साराबोर करता रहा। इतने दिनों तक पति से यह बात मैंने छुपा रखी थी, पर खुशी के आवेग में उन्हें भी सब कुछ सुना दिया। रात तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर सुबह नाश्ते के समय बोले, जया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहिए। दरअसल तुम बहुत ज़्यादा भावुक हो, इसलिए बहुत ऊंचा उड़ने लगती हो। मुझे डर लगता है कहीं किसी दिन अपनों ही द्वारा ना चली जाओ। किस बारे में कह रहे हो? यही बच्चों के बारे में। देखो अब पहले वाला ज़माना तो नहीं रहा। लड़के लड़कियां आजकल निसंकोच एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट तो कुछ ज़्यादा ही फ्री होते हैं। तो कहना यही है कि बहुत सारे सपने मत देखा करो, पछताओगी। मैंने बहस नहीं की, इच्छा ही नहीं हुई। ऐसी बातों पर कोई बहस करे भी तो क्या।
बाप बेटा दोनों मुझे सिखाने चले हैं। मैं बच्ची हूँ, जैसे मेडिकल स्टूडेंट हुए तो क्या दुनिया से निराले हो गए। अरे माँ हूँ मैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। इस बात को 5 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि मेरा समन आ गया। पड़ोस की नीतू बुरा सा मुंह बनाकर आई और बोली, आंटी कोई मिसेस सरन आपसे बात करना चाहती हैं। फ़ोन पर उसी रूखी दबंग आवाज़ से सामना हुआ। मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? जी। वह मोतियों वाला सेट मिनी को आपने दिया है? जी। क्या सोच कर दिया है? उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मेरा खून ही जम गया। देखिए, जिस तिस से इतना महंगा प्रेजेंट नहीं लेते। जिस तिस से क्या मतलब हुआ? यह औरत जानबूझकर अनजान बन रही थी या कुछ जानती ही नहीं। मुझे भी ताव आ गया। फिर भी मैंने नितांत व्यवहारिक लहजे में कहा, देखिए, पहली बात तो यह कि यह सेट बहुत महंगा नहीं है। दूसरा यह कि आपकी बेटी ने ही मुझसे मंगाया था। अपनी बात करके मैंने ज़ोर से रिसीवर पटक दिया। याद ही नहीं रहा कि फ़ोन की मालकिन मेरे पीछे ही बैठी मुझे अपलक ताक रही है। मिसेस सरन से निपटकर अब मिसेस शर्मा को झेलना था। गुस्से में तो मैं थी ही, उसी रो में कह दिया, अजीब बेवकूफ़ लड़की है। सामान मंगाने से पहले घर तो पूछना चाहिए था। मंगा दिया, अब पैसे देते जान निकल रही है। और देखिए मिसेस शर्मा, अब इस औरत का फ़ोन आए तो मुझे मत बुलाइएगा प्लीज़। मैं कहाँ तक इनकी बिटिया की चौकीदारी करती रहूँगी। उसके बाद फ़ोन तो नहीं आया। तीसरे दिन एक चपरासी मेरा पता ठिकाना पूछते हुए आया। उसने एक लिफाफा मुझे पकड़ाया। देखा पूरे 1000 रुपये थे। मैंने भी 790 रुपये काट कर बची हुई राशि बिल के साथ उनके घर भेज दी। वे पैसे कितने ही दिनों तक मेरी दराज में पड़े रहे, मुझे हाथ लगाने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा स्नेहदान ही लौटा दिया हो। शर्म के मारे मैंने अजय या इसके पापा से भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मिनी को शायद इन बातों की खबर ही नहीं थी। वह उसी तरह घर आती, मुझसे पनीर के पकोड़े और मूंग की कचौड़ी बनवाती रहती, अजय की शिकायतों का पुलिंदा खोलती रहती, पर मेरा मन रूठा ही रहा। फिर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। तब मुझे लगा कि मुझे उसकी कितनी आदत हो गई है। किसी किसी दिन तो मैं सड़क पर पलके बिछाई बैठी रहती, और जब वह नहीं आती तो अपने को ही दोष देती। मेरा अपमान तो उसकी माँ ने किया था। वह बेचारी तो हमेशा मुझसे आदर और स्नेह से ही मिलती रही। फिर उस पर नाराज़ होना मेरी बेवकूफ़ी ही थी। उन दिनों शायद अजय इंटर्नशिप कर रहा था, साथ ही पीजी की पढ़ाई भी ज़ोरों से चल रही थी। इस बीच मिनी बिल्कुल अंतर्धान हो गई। आखिर घबराकर मैंने एक दिन पूछ ही लिया है, क्या बात है आजकल मिनी नहीं आती? शुक्र है कि नहीं आती। इतनी तो धमा चौकड़ी मचाती है कि एक अक्षर नहीं पढ़ा जाता। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो पढ़ाई चौपट हो जाती है। तो क्या परीक्षा नहीं देगी? इंटर्नशिप ही कर ले तो बहुत है। क्यों, ऐसा क्यों? उसे क्या ज़रूरत है मम्मी? उसके ससुराल वाले इतने अमीर हैं कि एक डॉक्टर उसके लिए अलग से रख सकते हैं। तो क्या उसकी शादी हो रही है? हाँ, अगले महीने। मैंने अजय की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम सीधा सपाट था। अज्जू, क्या सचमुच? मैं पूछना चाह रही थी कि अज्जू, क्या सचमुच तुझे बुरा नहीं लगा? तुम्हारे मन में भी तुम्हारे स्वर की तरह निर्लिप्त और शांत बना हुआ है। पर पूछ नहीं सकी। मेरी अपनी ही आवाज़ लड़खड़ा गई। चेहरा भी जाने कैसा हो गया। अजय अपनी कॉपी किताब छोड़कर मेरे पास आ गया। मेरी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल तुम सोचती बहुत हो। अब जाकर लेट जाओ, मैं गोली दे रहा हूँ, खाकर सो जाओ। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। लगा कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा समझदार है। फिर मिनी की शादी का कार्ड भी आया। खुद मिस्टर एंड मिसेस सरन देने आए। बेटी ने ढेल ठाल कर भेजा होगा। इस बार मिसेस सरन का मूड काफ़ी अच्छा था। शायद अब उन्हें मुझसे या मेरे बेटे से कोई खतरा नहीं था, इसलिए वे निश्चिंत हो गई थी। उन्होंने अजय की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोगों से शादी में आने के लिए बार बार आग्रह किया। उनके निमंत्रण का मान रखने के लिए मैं शादी में भी जाना पड़ा। उस समारोह के वैभव के भव्य प्रदर्शन को देखकर मैं सहम गई। किस बूते पर मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाने का सपना देख रही थी। मेरे घर में तो एक फ़ोन तक नहीं है। उसके बाद 2-3 साल मेरे बहुत हताशा में बीते। अजय ने एमडी किया।
उसके लिए डॉक्टर बहू भी आई। रिटायरमेंट के बाद हमने ये बंगला भी बनवाया। अब तो खैर गाड़ी भी है, पर कुछ है जो कसकता ही रहता है। रात खाना खाते हुए मैंने कहा, आज मिसेस सरन का फ़ोन आया था। कौन मिसेस सरन? अरे वही मिनी की मम्मी। तो ऐसा कहो ना, उन्हें मिसेस सरन के नाम से कौन जानता है, वे तो मिनी की मम्मी के नाम से ही मशहूर है। बेचारी मिनी एंड हर फॉर्मिडेबल मम्मी। अजय कितने सहज भाव से यह कह गया। मैंने कनखियों से चारू की ओर देखा। हुआ बड़े मनोयोग से कार्तिक को खाना खिला रही थी। क्या यह मिनी के बारे में जानती होगी, और जानती है तो कितना? हाँ, तो ये मिसेस सरन क्या कह रही थी? अपॉइंटमेंट मांग रही थी, मिनी का चेकअप कराना है। मैंने फिर एक बार चारू की ओर देखा। हुआ अपने काम में व्यस्त थी। तुमने क्या जवाब दिया मम्मा? क्या कहती? यही कहा कि आने से पहले फ़ोन कर ले। दैट्स गुड। पर मिनी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लोग तो यहाँ से मुंबई जाते हैं। विश्वास भी कोई चीज़ होती है। मैंने आंखें गड़ाकर चारू के चेहरे पर देखा। कहीं कोई सलवट नज़र नहीं आई। शायद उसने सहज भाव से ही कह दिया होगा। अजय को तो उसकी बात पर हंसी ही आ गई। तुम विश्वास की बात करती हो? वह बेवकूफ़ मुझे डॉक्टर भी मान ले तो बहुत है। अरे ऐसा क्यों? चारू ने कहा। हाँ, वो मिसेस सरन बहुत रईस है, इसलिए हर किसी को तो वो डॉक्टर भी नहीं समझती। उनको एक इम्पोर्टेंट डॉक्टर ही अपनी बेटी के लिए, अपने इलाज के लिए चाहिए होगा। ऐसा करते हुए हमने अपना खाना ख़त्म किया। अगले दिन मिसेस सरन ने आने से पहले फ़ोन किया। क्या डॉक्टर साहब घर पर मिल सकते हैं? मैंने भी बहुत रौब के साथ कहा कि आ जाइए, अभी वो विजिट पर निकलने वाला है, पर उससे पहले वो आपको समय दे देगा। उसके बाद जब मिसेस सरन और मिनी जब घर पर आए, एकाएक मिनी को देखकर मैं चौंक सी गई। हमेशा खिलखिलाती रहने वाली लड़की इतनी हताश और उदास सी दिख रही थी। शरीर भी उसका इतना थका थका सा लग रहा था कि मानो जाने कितने महीनों से बीमार है। मैंने भी फप्तियाँ कसते हुए मिसेस सरन से कहा, आपने तो अपनी लड़की इतने बड़े घर में ब्याही थी, फिर भी उसके बाद भी आपकी बेटी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए। मिसेस सरन ने भी थोड़ा सा तनकर कहा, इसीलिए तो मैं उसको पूरा चेकअप कराना चाहती हूँ कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। क्यों ये हमेशा बुझी बुझी सी रहती है, ना ही खाती है और ना ही ठीक से किसी काम को करना चाहती है। जब अजय आया तो अजय को देखकर मिनी एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, अजय तुम इस पेशे में वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम इसमें बहुत अच्छे भी लग रहे हो। जब अजय ने मिनी की सारी बातें सुनी तो अजय ने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी बीमारी है तुम्हारा अकेलापन। जब पति टूर पर और बच्चे विदेश में हैं, बच्चे हॉस्टल में हैं, तो तुम्हें भी अपने लिए कोई ना कोई काम करके रख लेना चाहिए। इसी बीच जो मेरी बहू चारू उनके लिए चाय वाय लेकर आई। सिर पर ढके हुए चारू को देखकर मिसेस सरन ने एक सड़ा सा मुंह सा बनाया। जब चारू ने उनके पैर छुए तो आशीर्वाद में ज़रूर उन्होंने 100 का नोट निकालकर रख दिया। फिर हम सब की बातें होने लगी। इसी बीच चारू चाय का सामान और कप उठाकर चली गई। जब मिनी से कहा गया कि तुम्हारी बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि तुमने जो MBBS किया है उसकी प्रैक्टिस शुरू करो, तो मिनी बोली कि घर वाले करने ही नहीं देते। मेरी जेठानियाँ दोनों क्लब जाती हैं, ताश खेलती हैं, मैंने भी वो करके देखा पर मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि मैं घर में क्लिनिक खोल के बैठती हूँ तो इसकी मुझे कोई परमिशन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी क्लाइंट का पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। इसी बीच जो मेरा पोता है वो भी खेलते खेलते आया। उसे देखकर भी मिसेस सरन चौंक गई और एकदम से पूछती हैं, क्या ये अजय का ही बेटा है?
तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कि यही मेरी नन्ही सी जान अजय का बेटा है। उन्होंने उसको भी एक 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया, जो वो लेकर अपने मुंह में ही डालने वाला था। तो मैंने उसको उनके द्वारा ही वापस दिलवा दिया। जब हम बात ही कर ही रहे थे, उसी बीच मेरी बहू चारू अंदर से तैयार होकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और स्टेथोस्कोप को साथ लेकर आती है और कहती है, अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ। तो उसकी आवाज़ को सुनकर अचानक मिसेस सरन चौंक उठी और उसकी तरफ देखकर हैरान हो गई कि ये भी डॉक्टर है, आपकी बहू भी डॉक्टर है। मैंने भी गर्व से कहा कि हाँ, मेरी बहू भी डॉक्टर है। वह घर में एक बहू का, पत्नी का, माँ का भी फ़र्ज़ निभा रही है, उसके साथ साथ वो एक अच्छी डॉक्टर भी है। मैंने उस समय देखा कि मेरी बहू का चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। वहीं मिनी, जो इतने पैसे वाली माँ की बेटी और